दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। पिछले 2 वीडियो में आपने काफी प्यार दिया, उत्साहवर्धन किया हमारा, इसलिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके बीच चौहान वंश से संबंधित। आज हम पढ़ेंगे चौहान वंश के बारे में। आरबीएससी की बुक्स में जितना कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है उनके साथ साथ आरबीएससी की बुक से जो मैंने उनका निचोड़ निकाला है प्रश्नोत्तरों के माध्यम से, उसके बारे में आज दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेसन अपना चौहान वंश। दोस्तों जो मुख्य जानकारी है इस आरबीएससी की बुक्स में जो दे रखी है उससे हम शुरू करते हैं। इसका जो निचोड़ मैं आपके लिए लाया हूँ उसको थोड़ा बहुत पहले रिवीजन कर लेते हैं एक बार हम। दोस्तों सबसे पहले बात की गई है चौहानों की उत्पत्ति से। तो चौहानों की उत्पत्ति के पक्ष में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। जैसे कि कई विद्वानों ने सूर्यवंशी बताया, जैसे कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने इन्हें सूर्यवंशी बताया। अचलेश्वर मंदिर के एक शिलालेख मिला दोस्तों, उसके अंतर्गत इनको चंद्रवंशी बताया गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा उन्होंने इनको वत्सगोत्रीय ब्राह्मण बताया। पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड का सिद्धांत दिया गया जिसके अंतर्गत 4 जातियां उत्पन्न हुई थी जिनमें से एक चौहान मानी गई है दोस्तों। ठीक दोस्तों, आगे दिया गया है कि बिजोलिया शिलालेख, तो बिजोलिया का शिलालेख था दोस्तों, उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो वासुदेव था वो सांबर झील का प्रवर्तक था तथा इसका कार्यकाल 551 ईस्वी के समथिंग रहा है, लगभग रहा है, और इनको आदि पुरुष माना गया है सभी चौहानों का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों, चौहान थे जो प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे और उनके सामंत रहते रहते इनके एक शासक हुआ गुवक प्रथम, जिसने उनको इसके सामंताई से मुक्त कराया दोस्तों। ठीक दोस्तों, उसके बाद एक राजा हुआ विग्रहराज, उसके बारे में जानकारी मिलती है कि 973 ईस्वी का एक हर्षनाथ अभिलेख था जिसके अंतर्गत इसके विजयों के बारे में कई उल्लेख मिलता है। इसमें एक उल्लेख ये भी गुजरात के मूलराज चालुक्य को इसने हराया था दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगला राजा एक गोविंद तृतीय, इसके बारे में जानकारी मिली दोस्तों कि इसको पृथ्वीराज विजय के अंतर्गत वेरीघट्ट की उपाधि मिली दोस्तों। इसको वेरीघट्ट होता है दोस्तों शत्रु संहारक। ठीक दोस्तों, और एक इतिहासकार थे फरिश्ता, उन्होंने इनके बारे में लिखा है कि गजनी के जो शासक थे उनको इसने मारवाड़ से आगे आने से रोका दोस्तों, मतलब कि गजनी के शासकों को इसने चुनौती दी दोस्तों, इसलिए गोविंद तृतीय थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे सामने 2 राजा आते हैं। पहले पढ़ेंगे अजयराज के बारे में। दोस्तों अजयराज का कार्यकाल रहा 1105 से 1133 तक, और इन्होंने अजय मेरू जो कि आज वर्तमान में अजमेर के नाम से जाना जाता है तथा वहां पर अजय मेरू की स्थापना की तथा वहां पर एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया 1113 के अंतर्गत। इसने चांदी एवं तांबे के सिक्के बनवाए जिसको अजय प्रिय द्रम्ब नाम से जाना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी एक रानी हुआ करती थी दोस्तों सोमलवती, जिसका नाम इसने अपने सिक्कों पर गुदवाया। ठीक है दोस्तों, और इसने जैनों के मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज अजयराज जी के पुत्र हुआ करते थे। 1133 से 55 का कार्यकाल रहा। इन्होंने आनासागर झील बनवाई, पुष्कर में वहारा मंदिर बनाया। खतरगच्छ तो जैनों का संप्रदाय होता है दोस्तों, उनको भूमि दान दी मंदिर के लिए। इनके कार्यकाल में विद्वान हुआ करते दोस्तों धर्मघोष और देवबोध, बहुत विद्वान थे, जैनी थे दोस्तों ये। और इसने मालवा के नरवर्मन को हराया तथा तुर्कों को भी हराया, और तुर्कों को हराने के उपलक्ष्य में दोस्तों इसने आनासागर झील भी बनवाई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलता है। आगे देखते हैं दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। इसका कार्यकाल रहा दोस्तों 1158 से 1163 तक। दोस्तों सबसे पहले तोमरों को हराने वाला शासक था जिसने तोमरों को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था। साथ ही इसने गजनी के खुसरो शाह को भी हराया था। जयानक भट्ट ने इसको कवि बांधव की उपाधि दी तथा दोस्तों एक रचनाकार भी था, इसने हरिकेली नाम से नाटक भी लिखा जिसको इसने संस्कृत पाठशाला के ऊपर गुदवाया था। उसी संस्कृत पाठशाला को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसने बिशलपुर बसाया, साथ में बिशलपुर झील भी बनवाई। ठीक है दोस्तों, किलहोर ने दोस्तों इसकी तुलना बहुभूति और कालिदास से की है क्योंकि ये कवि भी था, उस तौर पर एक रचनाकार भी था दोस्तों। हरिकेली नाटक इसने लिखी, जब उसने पढ़ा किलहोर ने तो उससे कहता है कि इसकी तुलना बहुभूति और कालिदास से की जा सकती है। इसके कार्यकाल को दोस्तों सपाद लक्ष का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके एक दरबारी हुआ करते थे सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रहराज नाम का ग्रंथ लिखा दोस्तों। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। अगला महान शासक दोस्तों इसका, जिसके बारे में हर किसी ने अपने कहानियां पढ़ी है, इसके बारे में खूब हमने पढ़ा भी है। इसके बारे में आरबीएससी में कितना दिया है और आप किस तरह कितना है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ दोस्तों। 1177 से इसके 92 तक इसका शासन दोस्तों। ये शासक बना 1182 में, जब मात्र 11 वर्ष का था। 1182 में इसने सतलज के भंडान को हराया तथा महोबा के परमार्थ देव चंदेल को हराया दोस्तों इसने। और परमार्थ देव चंदेल का 2 सेनापति हुआ करते थे, आल्हा और उदल। कन्नौज के जयचंद गेहड़वाल को हराया इसने। तराइन का प्रथम युद्ध जब 1191 में हुआ तब पृथ्वीराज की जीत हुई, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में हुआ जब गौरी की जीत हुई दोस्तों।
और यही वो युद्ध था जिसने भारतीय इतिहास में भारत के अंतर्गत तुर्कों की उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया, उन्हें एक रास्ता प्रदान कर दिया दोस्तों। पृथ्वीराज संयोगिता प्रसंग के बारे में पक्ष और विपक्ष रहे हैं दोस्तों, अलग अलग सबके मत रहे हैं, किसने इसको सत्य माना है, किसने इसे केवल कपोल कल्पनाएं मानी है, वो हम देख लेते हैं दोस्तों। इसको सत्य मानने वाले लोगों में एक तो अबुल फजल, दशरथ शर्मा, सीवी वेद, गोपीनाथ शर्मा और पृथ्वीराज रासो, इनके अंतर्गत इसकी पुष्टि की गई है। साथ में गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर रोमिला थापर और आरिश त्रिपाठी इसको मात्र एक कल्पना मान के इनकार कर दिया दोस्तों। इनके दरबारी विद्वान हुआ करते थे दोस्तों, जयानक जिसने पृथ्वीराज विजय की रचना की, दूसरे चंद्रबरदाई जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इसकी छोटी मोटी जानकारी है जो आरबीएससी बुक्स के अंतर्गत दी हुई है। ये कुछ दोस्तों सपाट लक्ष्य के उन महान राजाओं के बारे में जानकारी है जिनके अंदर से आमतौर पर सवाल देखने को मिलते हैं हमें और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थर्ड ग्रेड प्रतियोगिता परीक्षा से लेकर। ठीक है दोस्तों, आप इनको ध्यान रखेंगे। अब हम शुरू करेंगे इससे मिलते जुलते जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं जो मैंने आपके लिए निचोड़ करके निकाल के लाया हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपना नए हम शुरू करते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है दोस्तों, आप जवाब देंगे, मैं आपको सवाल बोलूंगा, आप वीडियो पॉज करेंगे, उसका कमेंट में जवाब देंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि आपका उत्तर सही है कि नहीं है। ये हमारा पैटर्न रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सवाल है, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के मतानुसार चौहान क्या थे, मतलब कौन से वंश से संबंधित थे। उत्तर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, सूर्यवंशी हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, अचलेश्वर मंदिर के अभिलेख में चौहानों को माना गया है। अचलेश्वर मंदिर में चौहानों को क्या माना गया दोस्तों, ऑप्शन बी, चंद्रवंशी माना गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दशरथ शर्मा के मतानुसार चौहान है। दशरथ शर्मा ने चौहानों को क्या माना है, उन्होंने माना है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर जिले का प्रवर्तक व चौहानों का आदि पुरुष किसे माना गया दोस्तों, वो थे दोस्तों वासुदेव। वासुदेव को सांबर जिले का प्रवर्तक भी माना गया है, साथ में चौहानों का आदि पुरुष भी माना गया है। अगला सवाल दोस्तों, किस चौहान शासक ने चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त करवाया। मैंने आपको पहले बताया था कि चौहान पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, जिनको गुर्जर प्रतिहारों की सामंताई से मुक्त करवाया था दोस्तों गुवक ने, ऑप्शन बी। सवाल 5 ऑप्शन बी। अगला सवाल दोस्तों, 973 ईस्वी का हर्षनाथ अभिलेख किस शासक की विजयों का उल्लेख करता है दोस्तों, बताएं दोस्तों। ऑप्शन ए वाकपति, 2 विग्रहराज, 3 सी, 4 डी पृथ्वीराज। बताए दोस्तों किसका दिए, इसका उत्तर, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विग्रहराज सेकंड का। अगला सवाल दोस्तों, किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को हराया। बताए दोस्तों, किस शासक ने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज को हराया, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, विग्रहराज सेकंड। अगला सवाल दोस्तों, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में किस शासक की उपाधि बेरीघट्ट मिलती है हमें। बताए दोस्तों, किसकी उपाधि बेरीघट्ट हमें मिलती है, जल्दी बताए दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी, गोविंद तृतीय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, फरिश्ता के अनुसार गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका। बताएं दोस्तों किसने रोका था फरिश्ता के अनुसार, तुरंत जवाब दे, गोविंद तृतीय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अजयराज कब शासक बना दोस्तों, अजयराज शासक बना था 1105 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी। 11वां सवाल, अजयमेरू नगर किसने व कब बसाया दोस्तों। अजयमेरू नगर नाम से स्पष्ट है अजयराज ने बसाया था, आपको ये पता करना है कौन से सन में बसाया था, तो वो थी दोस्तों ऑप्शन बी, अजयराज ने 1113 में बसाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अजयराज ने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए जो किस नाम से जाने जाते हैं। बताए दोस्तों, अजयराज ने चांदी व तांबे के सिक्के बुलाए किस नाम से जाने, वो जाने जाते थे दोस्तों अजय प्रिय द्रम्ब। इनको याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। अजय प्रिय द्रम्ब सिक्कों पर किस रानी का नाम अंकित है, मैंने आपको बताया तभी, उनकी रानी हुआ करती थी सोमलवती, जिनका नाम उनके सिक्कों पर लिखा हुआ मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने तथा पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश दान किया दोस्तों। बताए दोस्तों किस शासक ने किया था, वो था दोस्तों ऑप्शन, बताओ, वो था दोस्तों ऑप्शन बी, अजयराज ने। ऑप्शन लॉक करो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण दोस्तों किस शासक ने करवाया, जल्दी बताया दोस्तों। आना सागर झील का निर्माण दोस्तों नाम से स्पष्ट है आना जी ने बनवाया था, अर्णोराज ने बनवाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, अजमेर में खतरगच्छ के अनुयायियों के लिए भूमिदान किसने किया। खतरगच्छ दोस्तों जैनों का समुदाय था एक, और भूमिदान की दोस्तों अर्णोराज ने, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी पे क्लिक करते हैं। विद्वान देवबोध व धर्मघोष किस शासक के समकालीन थे, तो देवबोध व धर्मघोष दोस्तों अर्णोराज के समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 शुरू करते हैं। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया।
पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण दोस्तों किस शासक ने करवाया? जल्दी जवाब दो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में उत्तर लिखो, जल्दी करो जल्दी करो। ये था दोस्तों ऑप्शन बी अर्णोराज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी लॉक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने तुर्कों तथा मालवा के नरवर्मन को हराया परंतु गुजरात के कुमारपाल चालुक्य से हार गया? बताओ, इसमें तीन तीन सवाल आ गए। तुर्कों से कौन हारा, सॉरी तुर्कों को किसने हराया, मालवा के नरवर्मन को किसने हराया, तथा गुजरात के कुमारपाल चालुक्य से कौन हार गया? इसमें तीन प्रश्न आ गए, तीनों को एक साथ डाल दिया मैंने, आपको केवल याद रखना है। उसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्णोराज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रथम चौहान शासक जिसने तोमरों को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया, वो थे दोस्तों, बताए कौन है? प्रथम शासक तो दोस्तों वो विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गजनी के खुसरू शाह को हराने वाला चौहान शासक कौन था? तो वो था दोस्तों ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ। जल्दीबाजी में फर्स्ट मत कर देना, विग्रहराज सेकंड है ये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22, विग्रहराज फोर्थ को कवि बांधव की उपाधि किस कवि ने दी दोस्तों? बताएं, कवि बांधव की उपाधि दी दोस्तों इसने जयानक भट्ट ने, जो किसका दरबारी था? पृथ्वीराज तृतीय का। इसने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज विजय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, हरिकेली नाटक किसकी रचना है? बताए दोस्तों, हरिकेली नाटक की रचना किसने की? वो था विग्रहराज फोर्थ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां बनवाई दोस्तों? वो था दोस्तों विग्रहराज फोर्थ, ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, सोमदेव किसका दरबारी विद्वान था जिसने ललित विग्रहराज की रचना की? बताए दोस्तों, सोमदेव किसका दरबारी विद्वान था? वो था दोस्तों दरबारी विद्वान विग्रहराज फोर्थ का, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस शासक ने संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई? कौन सा शासक था दोस्तों? कौन सा शासक था दोस्तों? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तुर्क थे दोस्तों, तुर्कों का काम यही रहा है, हमारी जो सांस्कृतिक, हमारी जो सनातन परंपरा की जो मंदिर मस्जिद वगैरह हुई उनको तुड़वाकर अपनी एक इमारत बना दी उनके ऊपर और उसको अपना मॉडल दे दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको ये याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न नंबर 27, किस शासक का काल सपात लक्ष्य का स्वर्ण काल माना जाता है? बताए दोस्तों, किस शासक का काल सपाद लक्ष्य का स्वर्ण काल माना जाता है? तो वो थे दोस्तों विग्रहराज फोर्थ, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। विग्रहराज फोर्थ की तुलना कालिदास व भवभूति से करने वाला विद्वान कौन था? कौन था दोस्तों, जल्दी बताएं, कौन था जो तुलना करके भाग गया? वो था दोस्तों किलहॉर्न, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। विग्रहराज फोर्थ ने कौन सी झील का निर्माण करवाया दोस्तों? बताएं दोस्तों, विग्रहराज फोर्थ ने कौन सी झील का निर्माण करवाया? वो थी दोस्तों बिसलपुर। इसने बिसलपुर बसाया तो वहां पर बिसलपुर झील भी बनवा दी। चलो भाई पानी पियो, आज पूरा जयपुर उस पर डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 30। अगला सवाल दोस्तों प्रश्न नंबर 30, पृथ्वीराज तृतीय का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? बताए दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय का कार्यकाल माना जाता है दोस्तों 1177 से 1192। ठीक है दोस्तों, 1177 से 1192। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस शासक ने 1182 में सतलज के भंडारकों को परास्त किया? बताए दोस्तों, किस शासक ने किया था? वो था दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ते दोस्तों। आला उदल किसके सेनापति थे? आला उदल थे दोस्तों सेनापति किसके थे? बताए जल्दी। बहुत महान सेनापति रहे दोस्तों ये, बहुत, जैसे अपने यहाँ पे जेता कुंपा हुए, जयमल फत्ता हुए, वैसे ही इनकी वीर गाथा है आज भी इनके देश में, इनके राज्य में जहां पर ये रहा करते थे, आज भी गाई जाती है। आला उदल दोस्तों परमदेव चंदेल के सेनापति थे, जो कि महोबा के थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने परमदेव चंदेल को हराया? बताया दोस्तों, कौन सा युद्ध था वो? अभी मैंने बताया मैंने, महोबा का युद्ध था भैया, महोबा एमपी में पड़ता है दोस्तों फिलहाल ये। तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी को किसने परास्त किया? तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी हार गया था, पृथ्वीराज ने उसको हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, अगले युद्ध में हिसाब बराबर करने होगा आगे पृथ्वीराज वापिस। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, कौन विजयी रहा वहां पर? उस पर विजय रहा दोस्तों मोहम्मद गोरी। आगे दोस्तों, संयोगिता व पृथ्वीराज की प्रेम कथा तथा संयोगिता स्वयंवर को किसने कपोल कल्पना कहा है? मतलब किसने इसको मानने से इनकार किया? मैंने आपको बताया था। बताया दोस्तों ऑप्शन कौन होगा इसमें? ऑप्शन ए से विवेद, अबुल फजल, गौरीशंकर ओझा, दशरथ शर्मा। तो वो थे दोस्तों ऑप्शन सी गौरीशंकर ओझा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा, संयोगिता के अपहरण व विवाह की घटना का चंद्रप्रदाय के अलावा किसने उल्लेख किया दोस्तों?
कौन था वो चंद्रप्रदाय के अलावा जिसने इसका उल्लेख किया? तो वो था दोस्तों इसका दोस्त अबुल फजल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। पृथ्वीराज संयोगिता प्रेम प्रसंग को किस इतिहासकारों ने मान्यता नहीं दी? इनमें से कौन सा वो इतिहासकार जिसने मान्यता नहीं दी? सवाल आपको ऑप्शन भी रट के रखना है, ऑप्शन याद रखना है। किसने नहीं दी मतलब 3 ने दी होगी, 1 ने नहीं दी, तो आपको उन तीनों का नाम भी याद रखना है कि किस किसने दी, क्योंकि अगला सवाल ये ही बन सकता है कि किसने दी। ऑप्शन डी आर.एस. त्रिपाठी ने नहीं दी। अगला देखो दोस्तों, पृथ्वीराज संयोगिता प्रेम प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता दी? लो आगे सवाल। अब हमें बताना है कि कोई एक था इसमें जिसने दी और 3 थे जिसने नहीं दी, तो इसमें भी आपको तीनों को याद रखना है किसने नहीं दी। रोमिला थापर, आर.एस. त्रिपाठी, गौरीशंकर ओझा ने नहीं दी। किसने दी फिर? दशरथ भाई साहब ने दी, दशरथ शर्मा जी ने। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से किस ग्रंथ में संयोगिता पृथ्वीराज प्रेम का उल्लेख है? कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? वो पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाय ने लिखा था ना, ऑप्शन सी। अगला है, पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रप्रदाय तथा पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक किस शासक के दरबारी विद्वान हुआ करते थे? बताओ दोस्तों, मैंने इसमें 2 प्रश्न शामिल कर दिए, 2 के 4 भी बन सकते हैं। सवाल पूछ सकता है कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? चंद्रप्रदाय। सवाल ये बन सकता है कि चंद्रप्रदाय किसका लेखक था? तो बता देंगे आप, पृथ्वीराज रासो का। पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन था? जयानक। जयानक ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज विजय। उल्टे सीधे कैसे बन सकते हैं सवाल दोस्तों? ऑप्शन बी पृथ्वीराज थर्ड। अगला सवाल दोस्तों इसका, जयचंद घेड़वाल कहाँ का शासक था? बताए दोस्तों, जयचंद घेड़वाल सारा लेना देना ही दोस्तों इसका है, इसने करवाया सारा कांड। ये दोस्तों जयचंद घेड़वाल दोस्तों कन्नौज का, इसकी पुत्री हुआ करती थी संयोगिता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध की पराजय ने भारत में तुर्क शासन की नींव रखी? किस पराजय ने तुर्क शासन की नींव रखी? वो था दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध। ये युद्ध ऐसा दोस्तों 1192 में हम हारे थे। उसके बाद पूरे संपूर्ण भारत पर, लगभग संपूर्ण भारत पर तुर्कों ने, मुगलों ने अधिकार कर लिया। इतने सालों से, 4-5 सालों से हमारे राजस्थान ने इन सभी बाह्य आक्रमणकारियों को रोक के रखा था दोस्तों। एक युद्ध हम हारे और आगे इन तुर्कों के लिए, संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए रास्ते खोल कर रख दिया हमने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? बताए दोस्तों, जवाब दे इसका ऑप्शन में। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? वह दोस्तों ऑप्शन ए गोविंदराज को। गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की शाखा की स्थापना की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल है, वीर नारायण किससे युद्ध करता हुआ मारा गया? वीर नारायण रणथंभौर का एक शासक रहा दोस्तों, जो कि इल्तुतमिश से युद्ध करता हुआ मारा गया। ऑप्शन ए इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने नासिरुद्दीन के रणथंभौर आक्रमण को विफल किया? बताया दोस्तों, कौन सा शासक था वो रणथंभौर का, जिसने जब नासिरुद्दीन का आक्रमण हुआ दोस्तों तो उसने उसके आक्रमण को विफल किया और उसको हारने पर मजबूर कर दिया दोस्तों? बताया दोस्तों, वो था दोस्तों ऑप्शन बी जैत्र सिंह। जैत्र सिंह था दोस्तों जिसने नासिरुद्दीन के आक्रमण को विफल किया। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा, हमीर देव का शासनकाल कब से कब तक रहा दोस्तों? बताया दोस्तों, ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी जवाब दो इसका। वीडियो को पॉज करो, तुरंत इसका जवाब दो दोस्तों। हमीर देव का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो वो था दोस्तों 1282 से 1301 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा, हमीर देव ने मेवाड़ के किस शासक को परास्त किया? बताया दोस्तों, वो कौन सा शासक था मेवाड़ का जिसको हमीर देव ने परास्त किया? हमीर देव दोस्तों एक बड़ा शासक, रणथंभौर का शक्तिशाली शासकों में नाम आता है दोस्तों इसका। तो मेवाड़ के दोस्तों वो शासक थे समर सिंह। ऑप्शन बी, जिसको हमीर देव ने परास्त किया दोस्तों। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, किसे शरण देने पर हमीर को खिलजी के युद्ध का सामना करना पड़ा? दोस्तों खिलजी के भगोड़े थे मोहम्मद शाह और केहब्रू नाम से। ठीक दोस्तों, जिनको शरण दी थी हमीर देव ने। और हमारी संस्कृति रही है दोस्तों ये कि हम घर आए का मान सम्मान करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। यह हमारी परंपरा सदी से चली आ रही है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमीर देव ने इनको शरण दी और उसके खिलाफ, उसके परिणाम स्वरूप उन्हें खिलजी के विरोध का सामना करना पड़ा और खिलजी का युद्ध हुआ इस कारण दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वो थे दोस्तों ऑप्शन ए मोहम्मद शाह और ऑप्शन बी केहब्रू दोनों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों हमारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, अलाउद्दीन ने कब रणथंभौर पर आक्रमण किया? बताया दोस्तों, जब उसके भगोड़ों मोहम्मद शाह और केहब्रू को शरण दी तो उसने
रणथंबोर पर दोस्तों आक्रमण किया 1301 ईस्वी में, जिसके हार का सामना करना पड़ा हमीर देव को, और उसके साथ ही वहां पर जौहर भी किया गया। ठीक है दोस्तों, 1301 ईस्वी, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमीर के कौन से सेनापतियों ने छल करके अलाउद्दीन की जीत की नींव रखी? यानी कि हमीर देव के कौन से वो सेनापति थे जो अलाउद्दीन खिलजी से जा मिले, जिसके कारण हमीर देव को हार का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों वो विश्वासघाती वो थे दोस्तों। ऑप्शन बताइए जल्दी आप, कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन था ए, रणमल और रतिपाल। याद रखना दोस्तों उनको, RR। ठीक है दोस्तों, रणमल और रतिपाल, जिन्होंने धोखा दिया हमीर देव को, विश्वासघात किया अपनी मातृभूमि के साथ, जिससे कि हमीर देव को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा, रणथंबोर में 1301 में किसके नेतृत्व में जौहर किया गया? बताए दोस्तों, 1301 ईस्वी में किसका आक्रमण हुआ था? हमें पता है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। ठीक है दोस्तों, और जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, तो जब रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात किया तो हमीर देव को हारना पड़ा, जिसके कारण उनकी रानी थी रंगदेवी, जिनके नेतृत्व में अन्य सभी महिलाओं ने, जनानाओं ने जौहर किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी, रंगदेवी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमीर महाकाव्य नामक ग्रंथ किसने रखा दोस्तों? हमीर की प्रतिष्ठाओं का वर्णन करता हुआ एक ग्रंथ दोस्तों हमीर महाकाव्य, जिसके रचनाकार थे। बताए दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जवाब दो जल्दी से, बताए दोस्तों, जल्दी तुरंत बताओ। वो था दोस्तों ऑप्शन सी, नयनचंद सूरी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की? बताए दोस्तों, हमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की? वीडियो पॉज करो, जवाब दो जल्दी। वो था दोस्तों ऑप्शन ए, जोधराज ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमीर हट की रचना किसने की? ये भी एक ग्रंथ था दोस्तों, जिसकी रचना की, बताए दोस्तों। ऑप्शन ए, चंद्रशेखर, ऑप्शन बी, जोधराज, ऑप्शन सी, नयनचंद्र सूरी, ऑप्शन डी, जयानक। बताए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तुरंत जवाब दो दोस्तों। तो ये होगा सही ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन ए, चंद्रशेखर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये कहावत दोस्तों किसके लिए कही गई बताया? ये कहावत हमीर देव चौहान की प्रतिष्ठाओं को, उनके शौर्य को, उनके हठ धर्मिता को निर्देशित करती हुई दोस्तों कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ठीक है दोस्तों, ये कथन किसके लिए कहा गया दोस्तों? हमीर के लिए कहा गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ से सवाल शुरू हो गया जालोर वंश के। ठीक है दोस्तों, ये सवाल शुरू हो गया जालोर वंश के, तो जालोर के चौहानों के। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए, कीर्तिपाल को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जालोर के चौहान शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ दोस्तों? बताएं। जालोर के चौहान वंश में सबसे शक्तिशाली शासक हुआ दोस्तों, ऑप्शन हमारे पास है सी, कानड़देव। सबसे शक्तिशाली शासन हुआ दोस्तों कानड़देव। आगे बढ़ते हैं। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने किस सेनापति को जालोर भेजा दोस्तों? बताए दोस्तों, जालोर पर आक्रमण करने के लिए 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को भेजा? हमारे यहाँ पर 3 नाम है दोस्तों, कमालुद्दीन गुर्ग, जलाल खान, ऐन उल मुल्तानी। तो दोस्तों वो था ऑप्शन ए, ऐन उल मुल्तानी, इसको भेजा दोस्तों। और ये जैसे तैसे कानड़देव को मनाकर दिल्ली दरबार में ले भी जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि वहां उसके स्वाभिमान के विपरीत कार्य हो रहा है, तो वहां से वो छोड़ के आ जाता है, और इस कारण उसका अलाउद्दीन के साथ विरोध हो जाता है। लेकिन कई इतिहासकार जैसे नयनसी जी कहते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, वो विरमदेव जो कि कानड़देव का पुत्र था, उससे प्रेम करती थी और उसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन विरमदेव ने उसे विवाह करने के लिए साफ स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर आक्रमण कर दिया दोस्तों। ये कहता है नयनसी दोस्तों। किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन और कानड़देव के मध्य संघर्ष का कारण विरमदेव व फिरोजा के विवाह को बताया दोस्तों? बताए कौन सा था वो? अभी मैंने बताया आपको, वो थे नैन्सी। ठीक दोस्तों, आपको याद रखना है इसको। आगे देखेंगे अगला सवाल दोस्तों, अकबर ने सिवाना दुर्ग जीतकर उसका नाम क्या रखा? बताए दोस्तों, अकबर ने सिवाना दुर्ग जीतकर उसका नाम रखा दोस्तों, वो था ऑप्शन बी, खेराबाद। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। खिलजी ने खेराबाद किले का प्रतिनिधि किसे चुना दोस्तों? बताए दोस्तों कौन था वो? ऑप्शन ए, कमालुद्दीन, बी, मुल्तानी, सी, जलाल खान, और डी, खैर बख्श। वो था दोस्तों कमालुद्दीन गुर, इसको बनाया दोस्तों। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। किन सरदारों के विश्वासघात से खिलजी ने कानड़देव को परास्त किया? वो कौन? कानड़देव के वो कौन से विश्वासघाती सरदार थे दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी से जा मिले और वो कानड़देव की परास्त का कारण बने दोस्तों? बताए दोस्तों कौन थे वो? ऑप्शन ए, बीका दहिया, दो रामा दहिया, ऑप्शन सी, जित्र सिंह, ऑप्शन डी, जयमल। वो थे दोस्तों बीका दहिया।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा? बताए दोस्तों, अलाउद्दीन ने जब जालोर दुर्ग को जीता तो उसका नाम क्या रखा? वो था दोस्तों ऑप्शन बी, जलालाबाद। जलालाबाद दोस्तों उसने नाम रखा किसका? जालोर दुर्ग का। ठीक है दोस्तों, ये हमारे चौहान वंश से आरबीएससी के अंतर्गत आने वाले वो समस्त सवाल थे जो आपके लिए कुछ कारगर सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों राजवंश 4-5 सवाल ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आरबीएससी के इन बुक्स में से आपको देखने को मिल जाए जो मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ, और ये सवाल आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, इसकी पहुंच थोड़ी बड़ी करें, जिससे कि आपको भी फायदा मिल सके और हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके आपके लिए कुछ करने का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।